ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्रेनियोसैक्रल थेरेपी के विषय में। क्रेनियोसैक्रल थेरेपी का आज के डेट में बहुत ही बढ़िया रोल है। मैं लास्ट 3 ईयर से अपने क्लिनिक पे कर रहा हूँ क्रेनियोसैक्रल थेरेपी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। एक्चुअली क्रेनियोसैक्रल थेरेपी की यदि मैं बात करूँ तो ये एक हैंड्स ऑन जेंटल टेक्निक है। और अभी यदि मैं क्रेनियोसैक्रल का रोल की बात करूं तो ये बच्चों से, मतलब बर्थ वाले जो बच्चे हैं, बेबी है, वहां से लेके और जेनेटिक पेशेंट, जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको टेंशन है, स्ट्रेस है, नींद नहीं आ रही है, इस तरह के कई सारे न्यूरोलॉजिकल केसेस में यूज करते हैं। बहुत ही एक्सीलेंट रोल है। क्रेनियोसैक्रल थेरेपी आज ऑल ओवर वर्ल्ड लगभग मैं बात करूं तो 1940 से यूज हो रही है। मैनुअल थेरेपी का पार्ट ये लगभग 1940 से है। विलियम जी सुदरलैंड ने 1940 में इसे डेवलप किया, तब से ये वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है। और इसका इतना अच्छा रिजल्ट है, यदि मैं बोलूं कि पेशेंट को हेडेक है, माइग्रेन है, इन सब चीजों में बहुत ही अच्छा रोल है। अब यदि मैं बात करता हूं कि ये क्रेनियोसैक्रल थेरेपी है क्या, बिकॉज ये बहुत ही नई चीज है मैनुअल थेरेपी में, तो एक थोड़ा सा मैं आपको एज ए एग्जांपल देना चाहूंगा कि हमारे शरीर में कई सारे रिदम है। जैसे कि आप देखेंगे हार्ट है, हार्ट से हमारा कौन सा सिस्टम चल रहा है? आर्टेरियल सिस्टम चल रहा है। यदि हार्ट पंप कर रहा है तो हमारे पल्स रेट पे यदि आर्टरी है तो यहाँ पे हम लोग इसको पल्पेट कर सकते हैं कि 1 मिनट में 70 टाइम से चल रहा है। यदि दिन भर में 24 घंटे में मल्टीप्लाई करें तो 1 लाख बार पल्स हमें फील हो रही है। इतनी मूवमेंट है जिसको हम यदि पल्पेट करना चाहें तो पल्पेट कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी रिदम यदि मैं बात करूं तो वो है हमारी ब्रीदिंग, जो 12 से 16 बार हम सांस लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम का जो मूवमेंट होता है वो दिन भर में लगभग 20,000 बार होता है। इसी तरह एक और सिस्टम है जिसको आप फील कर सकते हैं या होता है बॉडी में, जैसे कि पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। खाना खाते हैं तो खाना फूड पाइप के थ्रू जो एब्डोमेन तक पूरा मूव करता है, वो भी तो एक सिस्टम है। सेम इसी तरह बॉडी के मूवमेंट को एक और सिस्टम है जिसको क्रेनियोसैक्रल रिदम बोलते हैं। एक और रिदम है जिसको हम फील कर सकते हैं और बॉडी के हर पार्ट में फील कर सकते हैं। ये रिदम आता कहां से और इसका रिदम कैसे है? जैसे कि मैंने आपसे बताया ना कि इसको हम आर्टरी में पल्पेट कर सकते हैं, ब्रीदिंग को हम शरीर में कहीं भी है तो फील कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से क्रेनियोसैक्रल थेरेपी को भी हम पूरी बॉडी में फील कर सकते हैं। इवन देन हेड से लेके टो तक फील कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्लैक्शन और एक्सटेंशन का पैटर्न चलता है। और ये भी यदि मैं ओवरऑल बात करूं तो 6 बार से 1 मिनट में, जैसे वो 70 टाइम्स है, ये 12 to 16 टाइम्स है। इसी तरह जो क्रेनियोसैक्रल रिदम है ये 6 बार से 12 बार 1 मिनट में होता है, जिसको हम इजीली फील कर सकते हैं। क्रेनियोसैक्रल थेरेपी के थ्रू जो डिसफंक्शन बॉडी में डेवलप हो जाता है, उस क्रेनियल रिदम के डिस्टर्ब होने से जो डिसफंक्शन डेवलप होता है, उसको हम कम कर सकते हैं। ये रिदम डेवलप कहां से होता है? तो जैसे कि हमारे बॉडी में ब्लड चल रहा है, ब्रीदिंग पैटर्न है, इसी तरह हमारे शरीर में एक और सिस्टम है सीएसएफ फ्लूइड, जो कोराइड प्लेक्सस से वेंट्रिकल्स होते हुए, सब आर्कनॉइड स्पेस होते हुए हमारे पूरे स्पाइन में मूव करता है। उस रिदम की वजह से क्रेनियोसैक्रल रिदम डेवलप होता है। अब बात आती है कि इससे डिसफंक्शन डेवलप कैसे होता है। यदि हम कोई भी स्ट्रेस लेते हैं या इमोशनल स्टेट्स की कंडीशन आती है या बहुत देर तक सोचते हैं, तो जो स्ट्रेस आता है वो एब्जॉर्ब कहाँ होता है? सबसे ज्यादा जो हमारे ब्रेन में मेनिंजेस है। जैसे आप देख रहे हैं कि कई सारे हमारे स्पाइनल कार्ड में भी ड्यूरामीटर, पायामीटर, कई सारे मेनिंजेस हैं। ब्रेन में कई सारे मेनिंजेस हैं। इसमें यदि किसी भी तरह का सोमेटिक डिसऑर्डर हो गया, साइकोसोमेटिक हो गया, या कोई भी स्ट्रेस है, वो एब्जॉर्ब वहीं पे होता है और वो धीरे धीरे स्टक होने लगता है। और स्टक होने की वजह से कई सारी प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। इवन देन मेनिंजाइटिस के बाद भी बच्चों में देखा गया है कि मेनिंजाइटिस में बच्चों के बर्थ ट्रॉमा जो हम लोग बोलते हैं कि उसके बाद बच्चे रोते हैं। यदि क्रेनियोसैक्रल थेरेपी दे तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। अपने क्लिनिक पे तो मैं बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि मेरे को माइग्रेन है, मेरे को स्ट्रेस है, नींद नहीं आती है, बहुत सारे इस तरह के प्रॉब्लम्स लेके आते हैं लोग, और उसमें क्रेनियोसैक्रल थेरेपी हम लोग देते हैं। 1 से 2 सेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट आया।
क्रेनियोसेक्टल थेरेपी में सबसे पहले हम क्रेनियोसेक्टल रिदम देखते हैं, जिससे कि हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। ये बहुत ही जेंटल टेक्निक है, बहुत ही रिलैक्सिंग है। इवन देन कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग ये करते करते पेशेंट सो जाता है। इतना रिलैक्सिंग और इतना सूदिंग है, इसका बहुत ही बढ़िया रोल है। यदि मैं बोलूँ माइग्रेन, हेडेक, क्रॉनिक नेक पेन, बैक पेन हो गया, स्ट्रेस हो गया, टेंशन टाइप रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो गए, कई सारे हेड ट्रॉमा का कंडीशंस हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक केसेस जो है, फाइब्रोमाइल्जिया है, पीएमजे डिसफंक्शन है, स्कोलियोसिस है, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसमें कि हम लोग स्ट्रेस डिसऑर्डर्स हैं, इन सब में बहुत ही अच्छा रोल है। जैसे अभी हम लोग सीबीआर कर रहे हैं, इसमें नेक पेन में और बैक हेडेक में बहुत ही अच्छा रोल है। इसी तरह इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हैं, जैसे कि आप देखेंगे एक्यूट स्ट्रोक हो गया, एन्यूरिज्म हो गया, एक्यूट सेरेब्रल हेमरेज हो गई, ऐसे बहुत सारी कंडीशन है, एपिड्यूरल लीक हो गया, जिसमें कि हमें क्रेनियोसेक्टल थेरेपी नहीं करना होता है। इसके कई सारे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Craniosacral therapy for babies. This is a very gentle modality where a practitioner will work with your baby hands-on to try to help them with some of the problems that babies experience when they're young. This includes colic and reflux, latch and feeding issues, and other digestive problems such as constipation or loose stools. It also includes birth trauma and neck problems and head shape problems. As you can see here, the techniques that we use are very, very gentle, and the objective is to work with baby and with you so that everybody feels comfortable with what is happening. Often a baby can be very easily distressed. Just bringing them to a new place and it can be, what's going on? They never asked to come here. It's not like an adult where they say, oh, I'm going to go for treatment. Suddenly the baby is there. So it's always good to talk to baby and say, hey baby, we're going to go off and see someone today and they're going to help you with that issue you've got with the digestion. They're going to put some hands on and do some very gentle work with you. This is the aim of craniosacral therapy, is to really help baby with any difficulty with their digestion, their neck, their head, etc., but also with any nervous system problems they have. Because if we're in pain, if we're in distress, if we've had a difficult birth, then that is going to cause baby to feel distressed, and it can get into a bit of a loop where it's a fight-flight situation. Craniosacral therapy is very good at cutting that loop, stopping that distress loop where baby gets more and more worked up. The more pain they have, the more they get worked up, the more the nervous system gets worked up, the lower the threshold it is before they get upset the next time. Craniosacral therapy, very good at looking at those areas. If you're interested in knowing how craniosacral therapy can help your baby, then have a look in your local area. Hi, this is Blake Hardy from Core Physical Therapy. What I'd like to do today is help you understand what to expect when you're going to receive craniosacral therapy and what are some of the basic foundations of it. At a very basic level, craniosacral is about helping the nervous system function the way it's supposed to. There's a natural expansion and contraction that occurs, and we want to make sure all the tissue around your nervous system facilitates that expansion and contraction. So if we look at the head specifically, the head is made up of lots of bones, and there's little seams between each bone called sutures. We want those sutures to be able to move just a little bit. It's almost like a Rubik's Cube, for those of you that are old enough to remember that, and we want the little squares on the Rubik's Cube to just wiggle just a little bit, okay? So I'm gonna put my hands on Kirsten's head, and the first time that we do this, it's very gentle. It's just a very light finger contact behind the ears and in front of the ears on both sides. And what I'm feeling for is how some of these bones or these little cubes move back and forth. So I'm gonna move my hand in some specific patterns, and it tells me how certain seams in her head are moving. So I'm gonna move both of my hands towards the ceiling, and that tells me one thing. I'm gonna move both hands towards the floor, and that tells me a different piece of information, okay? Then we can start to go into other combinations where I might move
one hand but not the other. We might put a twist in there. There's several combinations that help us understand how that particular joint moves. That joint is specifically called the spheno-basilar symphysis, and it's right at the base of your skull. So what we're trying to understand is how that joint moves up and down, side to side, or twists. And so there's lots of ways to feel that and understand the implications of it not working right. One of the other very easily accessed areas is around the temporal bones, which is basically your ears. And if you grab your earlobes, just below that is the mastoid process. And that's a great place to hook onto and understand how someone's head is working. So if we get our fingers down here and feel for the tips of that mastoid process and compare it side to side, we can start to understand how that temporal bone is or isn't moving. And if I can move both hands and rotate what we would call externally, I want to see how that feels. And then we're going to rotate what we would call internally and see how that feels. All right. And when we see things not moving the same on both sides, it cues us into where a problem might be. The temporal bone especially can have profound implications on how you feel because there's a lot of nerves associated with it. So it can affect, it could be vision, it could be balance, it can be hearing, as well as just general tone in your body, so that when it's not working right, it just makes your whole nervous system angry and it shows up as tight muscles other places in your body.有光輝有色味有崎嶇有喜怒有悲有乜嘢出奇上善若水攀山過嶺乜水都可以係做事 my friend 呢個係今嗰個開口。如果肢體要活動㗎，即係話咁樣係開，咁樣係合。我離開咗個井成為水，我可以穿州過省，前面有幾困難有幾咁難行幾咁閒。我拆散自己嘅框，過幾個關，轉幾個彎，就算順流、逆流、上流、下游、宇宙盡頭，冇人可左右，覆水難收手嘅時候，可以細水長流。到我攻，有洪水猛上面活動嘅方向，我哋可以細分到嘅。我哋雙手就係我哋嘅 healing hand，就係我哋嘅儀器。呢啲就係好嘅。因為我哋有10樣不能去轉變，不能去轉變成為一道清泉，山泉水源連綿不斷，源遠流傳，海南不斷。有高低有光輝有色味有崎嶇有喜怒有悲有乜嘢出奇，上善若水，攀山過嶺，乜水都可以係做事 my friend 如水，結冰川去滄海去桑田，東邊到西邊到天邊再伸延，上善若水，福州再聽。乜水都可以係做事 my friend 其實就係茫宇宙，水流到最後又流翻翻去源頭，上善若水，各路英雄選手，上乘嘅武功又使乜嘢用拳頭蝦？真正嘅五湖四海為一家，打都分到粗下，要打亦從唔怕。追夢啊！佢有追夢啊！佢嗰次嘅追夢就咁樣。不過佢醒翻嚟唔知係6個鐘頭之後，咁就好咗佢前仆啫，佢就當瞓唔覺咯。咁但係嗰個質素就瞓得好好啦。邊做甘露嘗一口，揮一揮衣就留一手，哼一手水到嗰頭，一出手化地為有意滋養萬物為首，以無法為友。如果有高低有光輝有色味有崎嶇有喜怒有悲有乜嘢出奇，上善若水，攀山過嶺，乜水都可以係做事 my friend 如水，結冰川去滄海去桑田，東邊到西邊到天邊再伸延，上善若水，福州再聽，乜水都可以係做事 my friend。